हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। ये त्योहार आपके लिए और आपके त्योहार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहे। भगवान करे आप सब आपके परिवार पर जो है वो धन की वर्षा हो। तो सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएँ, दिवाली की बधाई, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीएचएसएल 2020 और सीजीएल 2020 में जो पेपर हुए हैं, उनमें एक टॉपिक पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पूछा गया और वो है प्रेसिडेंट। ये पहले भी मैंने 1-2 बार पढ़ाया है डिफरेंट चैनल्स पे, लेकिन जो बच्चे जो नए देख रहे हैं मुझे, उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये फिर से अगेन टॉपिक दोबारा से इतनी ज़्यादा मात्रा में आया है। पहले अगर आपने पढ़ रखा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको लगेगा कि रिवाइज़ हो जाएगा आपका और नए क्वेश्चन भी आपको पता चल जाएँगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि फिर से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये टॉपिक, मतलब ये है कि टॉपिक दोबारा से इतनी ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है। ठीक है? तो देखो भई, अगर हम बात करें प्रेज़िडेंट की, राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति स एक ऐसा पॉलिटी में टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स देता है आपको, सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं हम इस सेशन में जानेंगे, ठीक है? ये दिस इज़ ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में है, तो आप इसे देख सकते हैं। मैंने रेलवे एनटीपीसी दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया है, ठीक है? सीजीएल 2 बार 3 बार ट्राई भी दिया है, ठीक है? जो बच्चे अनअकैडमी का अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड किया है, तो आप सब्सक्रिप्शन तो बाद में लेंगे, पहले आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे। तो भाई मेरा अनअकैडमी का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस स्पेशल चलती हैं, फ्री क्लासेस भी होती हैं, ना फ्री कोर्सेज़ भी होते हैं, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं और प्लस क्लासेस भी होती हैं, सभी के लिए सब कुछ है ना? तो जैसी आपकी बजट है, आपके हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। और अगर आपके पास, अगर आप 2-3 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर 1 महीने से लेके 12 महीने तक टोटल प्लान्स रहते हैं। लेकिन भई अगर आप 14 महीने का लोगे तो उसमें आपका थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। ये जो जो प्राइस है आपका, ये केवल ₹300 पर महीना पड़ जाएगा। आप ₹300 पर महीने पर मंथ समझ रहे हैं आप? मोबाइल तो रिचार्ज तो कराते हैं ना। जियो का ही होगा, एयरटेल का होगा, किसी का भी होगा, ₹300 से कम 395 का 1.5 जीबी का रिचार्ज कराता हूँ मैं भी। तो आप यही मान लो कि 395, 295 का या 200 जो है ₹50 का रिचार्ज करा रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसमें क्या है कि भाई ईएमआई का ऑप्शन भी है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई से भी पे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आप 3 महीने का लेते हैं तो ये आपको 3000 का पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर मेरा कोड अप्लाई करोगे योगेन, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जितनी भी आपको फीस यहाँ पे दिख रही है ना, ₹1200, ये आपका ₹120 कम हो जाएगा तो ये 1080 हो जाएगी, राइट? ये जो है, ये कितनी हो जाएगी? ये ₹2700 हो जाएगी, ठीक है? ये जो है, ये और भी कम हो जाएगी तो 4200 हो जाएगी लगभग। तो ये सारी की सारी फीस जो है वो 10% कम हो जाएगी अगर आप कोड अप्लाई करते हो योगेन। अब यो कोड कोड अप्लाई करके अब एक बार मुझे ज़रूर बता देना कि सर मैंने कर दिया है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप सारे के सारे सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो और ये नेटफ्लिक्स की तरह है भाई मेरे। जैसे आप नेटफ्लिक्स में एक पैसा देके कितने भी टीचर को देख सकते हैं, उसी तरह अनअकैडमी है। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि अनअकैडमी पे हम कैसे पढ़ाई करते हैं। आधे बच्चे तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पूछते हैं कि सर इसमें पढ़ना कैसे? तो कहने का मतलब पहले आप ऐप को डाउनलोड करके देखिए उसमें कैसे पढ़ते हैं। समझिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत समुद्र है पूरा ज्ञान का। जितना आप गोते लगाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, तो थोड़ा गोता लगाना पड़ेगा आपको, है ना? कहने का मतलब ये है कि आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके बाद आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, जीएस भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं। जितने इंग्लिश के टीचर हैं, उतने इंग्लिश के टीचर से, जितने जीएस के हैं, जितने रीजनिंग के, उन सभी टीचर से पढ़ सकते हैं और बैच भी बनते हैं इनके। आप बैच में भी पढ़ सकते हैं, जिनकी टाइमिंग फिक्स्ड होती है, उतने टीचर पढ़ाते हैं, 5-7 टीचर। आपको एक्स्ट्रा कहीं कुछ नहीं देखना है, ठीक है? ओके, सो ये मेरा प्रोफाइल है जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? योगेंद्र सिंह सर्च करोगे एसएससी में जाके तो तीसरे चौथे नंबर पे मिल जाऊंगा। योगेंद्र सिंह चौहान भी हैं, तो उनके 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 बाद आपको मिल जाऊंगा मैं, ठीक है? ये मेरा प्रोफाइल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस सेशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रेसिडेंट के बारे में है, जो बहुत जरूरी है, उनको हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, योग्यता क्या होती है, क्या क्या चीजें एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए। वरीयता मतलब आप समझ लीजिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना? तो ये सभी चीजें जो है क्वालिफिकेशन में आती हैं। उसका चुनाव कैसे किया जाता है, निर्वाचन कैसे किया जाता है, किस आर्टिकल के तहत में उसका चुनाव किया जाता है, ये जानेंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने साल तक वो रहता है, उसकी इम्पीचमेंट किया कि क्या, इम्पीचमेंट मतलब उसको निकाला कैसे जा सकता है, हटाया कैसे जा सकता है राष्ट्रपति को, और लास्ट में आ जाता है पावर, शक्तियां क्या क्या हैं राष्ट्रपति के साथ में। तो ये सभी चीजें आज के हम सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है?
ये सभी चीजें आज के हम सेशन में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, राष्ट्रपति के बारे में जिस आर्टिकल में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा देश का, वो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में का एक राष्ट्रपति होगा और इसी राष्ट्रपति के नाम से पूरा का पूरा देश का शासन चलाया जाएगा। लेकिन चलाएगा राष्ट्रपति नहीं चलाएगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे चलाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर चलाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो राष्ट्रपति का पद होगा जो सबसे शक्तिशाली होगा, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का उपयोग स्वयं से नहीं कर सकता। उन शक्तियों का उपयोग वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। अपने हिसाब से कोई चीजें डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ मामलों को छोड़कर। अच्छा, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पहला नागरिक कहा जाता है। भारत का पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक कहा जाएगा। कभी पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को, या फिर जो है वो राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद मत लगा देना, वो राष्ट्रपति पहले थे, लेकिन पहले नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है। नेक्स्ट चीज, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जितने भी मतलब फोर्सेस हैं, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, उनकी सुप्रीम कमांडर, उनकी सुप्रीम लीडर का कौन है? तो सुप्रीम कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। आर्टिकल 53 वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति, जो आर्टिकल 53 है वो राष्ट्रपति को संघ की कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है। देखो 52 मैंने बता दिया आपको, अब हम 53 पे जाते हैं। तो 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित हैं, राष्ट्रपति में समावित हैं, राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति खुद से उन एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग कर सकता है? आंसर है नहीं। राष्ट्रपति खुद से उन एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग नहीं करता है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। नेक्स्ट वन इज, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो पहले राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद है। 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। और पहली महिला राष्ट्रपति का नाम अगर पूछ लिया जाए तो प्रतिभा पाटिल है, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन टू बिकम द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? ये बहुत बार पूछा गया एज को लेके कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं राष्ट्रपति की उम्र की बात करूं, ठीक है, अगर मैं राष्ट्रपति की उम्र की बात करूं तो ये 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा के लिए उम्र 35 साल नहीं है, राज्यसभा के लिए उम्र केवल 30 साल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। कम से कम वो इतना क्वालिफाई होना चाहिए कि उसे लोकसभा का सदस्य बल्कि राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सके। लाभ का कोई कार्यालय नहीं होना चाहिए, लाभ का कोई पद नहीं होना चाहिए, उसके पास ऐसा कोई पद नहीं होना चाहिए जहां से उसकी सैलरी आ रही हो। मतलब एक टाइम पे एक परमानेंट जॉब है, परमानेंट जो है पोस्ट है जो राष्ट्रपति होल्ड करता है। नेक्स्ट वन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का, ठीक है, तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अब निर्वाचक मंडल समझ रहा हूं, जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं ना, प्रधानमंत्री का, मोदी जी का लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मोदी जी को वोट डालने जाते हैं, प्रधानमंत्री को वोट डालने जाते हैं। प्रधानमंत्री को डायरेक्टली वोट नहीं डाला जाता, बल्कि हम अपने क्षेत्र के सांसद को वोट डालते हैं। अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं उस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाता है। कहने का मतलब है कि हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, हम केवल और केवल अपने आसपास के लोकसभा के सांसद को चुनते हैं और वो सांसद जाके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुनता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का हम डायरेक्टली इसका निर्वाचन नहीं होता, इसकी वोटें नहीं होती, बल्कि जो हम ऑलरेडी संसद भेज चुके हैं या विधानसभा में जिन लोगों को भेज चुके हैं वो लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? सो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ध्यान से समझना, यहां पे इलेक्टेड लिखा हुआ है क्योंकि मेंबर तो नॉमिनेटेड भी होते हैं, पता है ना। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है। तो ये दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधान सभा है,
उसके भी इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो दिल्ली और पौंडीचेरी में आपको पता है कि यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है। तो यूटी और दिल्ली में आपको पता है कि यहाँ पे विधानसभा है, और अगर विधानसभा है तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि उसके भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये चीज कि ये लोग वोट नहीं करते हैं। द फर्स्ट एनोनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एक पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, एक ही बार में चुन लिया गया इनको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इलेक्शन को लेके, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है कि जो विधान परिषद होती है, काउंसिल, समझ रहे हैं, हम 5 राज्य हैं भारत में जहां पर विधान परिषदें हैं, और इन विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्लियामेंट के और जो स्टेट असेंबली है उनके पार्टिसिपेट करते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल तक राष्ट्रपति रहता है, राष्ट्रपति जो है कितने साल तक रहेगा, तो ये सभी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि इसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 5 साल है, 5 साल तक इसका टेन्योर रहता है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को लिखेगा, और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को लिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई, अगर प्रेसिडेंट डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, किसकी जगह पर, राष्ट्रपति की जगह। इन केस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेकेट देयर प्लेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, मतलब अगर राष्ट्रपति भी मर जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी मर जाते हैं, या दोनों लोग ही इस्तीफा दे देते हैं, तो जो चीफ जस्टिस होंगे वो उनकी जगह ले लेंगे। तो इफ सीजीआई इज नॉट देयर देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंटेड, मतलब अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, सीजीआई भी कहते हैं हमें नहीं बनना है, या वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति की जगह ले लेगा, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को केवल इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यही चीजें अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं, ठीक है, एक मिनट, ये चीजें अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो ये आप देख लो, हिंदी में वही चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, बाकी सारी चीजों को मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है भाई। आगे चले, चलिए नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ये है, ये इम्पीचमेंट के बारे में कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे महाभियोग किया जाता है। तो सबसे पहली चीज आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के बारे में कहता है। तो सबसे पहले आर्टिकल आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया है। ही कैन बी रिमूव ओनली वन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो उसे हटाया जा सकता है। अब ये वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी एक लंबा प्रोसेस है, उस लंबे प्रोसेस से राष्ट्रपति को गुजरना होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो रेजोल्यूशन लाया जाता है, और रेजोल्यूशन तभी लाया जा सकता है, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में कहें या राज्यसभा में कहें। कभी कभी असेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन पे आपको बताना है कौन सा गलत है, तो ये चीजें उसमें पूछ ली जाती हैं। तो रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा लोकसभा किसी में भी आ सकती है, और इसके लिए कम से कम 25% जो मेंबर हैं वो उसको सपोर्ट करने चाहिए। मान लीजिए वहां पे 100 लोग हैं तो 100 लोग में 25 लोग जरूर सपोर्ट करने चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा, समझ लीजिए। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन में 25% लोग जब उसे सपोर्ट करेंगे तब वो रेजोल्यूशन पास होगा। और जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो 14 डेज दिए जाएंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को। उस 14 दिन के बाद में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, उन पे बातचीत होगी, जो भी चीजें रहेंगी, उसके बाद वोटिंग होगी।
अब ये जो वोटिंग है वो उसमें 2/3 लोग उसको सपोर्ट करने चाहिए। अगर 2/3 लोग ये कह देते हैं कि हाँ इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो फिर वो इम्पीच होने के बाद दूसरे सदन में चला जाता है। अभी मान लीजिए राज्यसभा में आया तो अब किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, या फिर लोकसभा में आया तो किस में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अच्छा, राज्यसभा में भी जब 2/3 लोग ये कह देंगे कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होना चाहिए, तो तब फिर जाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये लंबी प्रोसीजर है, लंबा एक जो होता है, जब पहले दोनों सदन में ये पास हो जाता है 2/3 से 25% लोग इसको रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो सारी चीजें सही हो जाती हैं, तब फिर उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक नहीं हटाया गया है। ये अच्छी चीज है हमारे लोकतंत्र के लिए, ये अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, ठीक है। ओके, इसी तरीके से सीजीआई का भी होता है इम्पीचमेंट, सेम टू सेम। अच्छा भाई, अब पावर आ जाते हैं, राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर, इन्हें हम कहते हैं कार्यकारी शक्तियां। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पावर, इन्हें हम क्या कहते हैं, विधायी शक्तियां। तीसरा होता है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर। मैंने आपको बताया कि देश में शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति उनका शासन करता है। ऑल द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी डिसीजन हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ही अपॉइंट द नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को वो अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बाकी की जो मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री की एडवाइस पर उनको भी अपॉइंट करता है। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, फिर प्रधानमंत्री कहेगा कि इनको जो है, ये भाई साहब हमारे बहुत खास हैं, इनको इनको जो है गृह मंत्री दे दो। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के राइट हैंड क्या है, अमित शाह, तो उनको गृह मंत्री बना दिया, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। तो प्रधानमंत्री की जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिशन रहेगा, प्रधानमंत्री का जो है निर्णय रहेगा, किसी को भी बना सकते हैं। तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑल हाई कोर्ट्स, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यों के गवर्नर भी यही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जैसे भी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है सीएजी, आपको पता होना चाहिए। ये पहले जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उनको सीएजी बना दिया गया, गुजरात कैडर के हैं। तो इसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को बनाया गया, ये भी क्या है, ये राष्ट्रपति करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सरकार का मुख्य विधिक मतलब न्यायिक जो जो कानून सलाहकार होता है, उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये अधिकारी है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, लद्दाख है, लद्दाख बन गई है अभी, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार है ना, ये सभी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, सभी पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसके थ्रू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, ठीक है। इसके साथ साथ में बाकी के जो अधिकारी हैं, आपने देखा होगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस होते हैं, चीफ ऑफ जितने भी डिफेंस वगैरह के होते हैं, वो भी यही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट पार्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब विधायी शक्तियां, जैसे जो कानून वगैरह चलती है, जो पार्लियामेंट चलती है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समन कर सकता है, समन करता बुलाता है, बुलावा देता है, ठीक है। प्रोवाइड द सेशंस ऑफ द बोथ हाउस एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा। राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं कर सकता, केवल लोकसभा को जो है डिसॉल्व कर सकता है। तो राष्ट्रपति जब सदन, आपको पता है ना, 3 बार पार्लियामेंट बैठती है, 3 बार पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं, ये राष्ट्रपति बुलाता है, इनकी जो 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 नोटिफिकेशन है राष्ट्रपति जारी करता है, और इसको खत्म भी राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही ये शुरू होता है। तो कहने का मतलब है कि सदन को, सत्र को बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में होती है, राष्ट्रपति ही सत्र को बुलाता है। और ज्वाइंट सिटिंग भी राष्ट्रपति ही, संयुक्त सत्र भी राष्ट्रपति ही बुलाता है। संयुक्त सत्र मतलब जहां पे राज्यसभा और लोकसभा मिलकर काम करता है। एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और जब साल शुरू होता है तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, उसको एड्रेस भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है,
अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। ये आपको याद रखना है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, लेकिन बुलाता कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। ही नॉमिनेट 2 मेंबर इन द लोकसभा एंड 12 मेंबर इन द राज्यसभा। तो 2 मेंबर वो लोकसभा में अपॉइंट करता है और 12 मेंबर राज्यसभा में। ही कैन प्रोमगलेट द ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल जो है बीच में आ जाते हैं, सेशन नहीं चल रहा है लेकिन जरूरत है तो अध्यादेश ला दिया जाता है। अभी अध्यादेश क्या होते हैं आप ऐसे समझ सकते हैं कि अध्यादेश का मतलब है कि ऐसा कानून जो कुछ समय के लिए है, इसे पास नहीं किया गया, बस लागू कर दिया गया है एक नोटिफिकेशन लाके, उसे अध्यादेश कहते हैं। ये आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है, 123 के तहत लाया जाता है। अब ये अध्यादेश जो है, इस अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने के बाद ही अपने आप खत्म हो जाता है। तो 6 महीने के अंदर सत्र बुलाया जाना चाहिए और सत्र में उसे क्या करना है? पारित करना है। अगर पारित नहीं हो पाता तो अध्यादेश वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 123। इफ द ऑर्डिनेंस इज नॉट पास इन द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ द सेशन बिगिनिंग देन इट बिकम्स द नल एंड वॉइड। तो अगर अध्यादेश ला दिया है और 6 वीक के अंदर, सेशन शुरू होने के 6 वीक के अंदर उसे पास नहीं किया गया तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या है कि जितने भी मनी बिल्स होते हैं, मनी बिल का मतलब आपने जानते होंगे, मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में आता है। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल पे हम स्क्रूटनी नहीं कर सकते, इसे केवल लोकसभा में पारित करना होता है, राज्यसभा में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी सरकार क्या करती है, बाईपास करने के लिए राज्यसभा को कुछ कुछ आर्टिकल्स मनी बिल के फॉर्म में ला देती है। अब मनी बिल में क्या है कि मनी बिल के लिए राज्यसभा में पास करना जरूरी नहीं है, तो सीधे लोकसभा में पास करके उसे कानून बना दिया जाता है, तो मनी बिल लाया जाता है। अच्छा, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर मनी बिल को पारित नहीं किया जाता, मनी बिल को नहीं लाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति हमेशा रहती है। He can take the advance of the contingency fund of the India to meet the unforeseen expenditure। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से कोई ऐसी अप्रत्याशित से व्यय आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो जो जो कंटिजेंसी फंड होता है, कंटिजेंसी फंड का मतलब समझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि से भी वो पैसा निकाल सकते हैं। ये राष्ट्रपति की परमिशन की बात कर सकते हैं। वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। तो आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग किसमें आता है? आर्टिकल 280 में आता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। अंतिम वित्त आयोग एनके सिंह थे। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर क्या क्या होती है? न्यायिक न्यायिक जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास, ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, वो राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ में ही कैन एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ बट द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग हिम। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा बिल आ गया राष्ट्रपति के पास जिसमें राष्ट्रपति आप सोच रहे हैं कि यार ये सही बिल है या नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यूपीए की गवर्नमेंट के 2-3 बिल लौटा दिए थे कि आप उनको वापस से देख के आइए। अब ऐसे केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति सलाह लेता है। किससे सलाह ले सकता है? जो कानून का अच्छा ज्ञाता हो, और कानून का ज्ञाता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से। आई लव यू बोलता 143। तो राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप बताइए कि लॉ जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, he can grant pardon and reprieve despite and remission of the punishment, suspend, remit or commute the sentence of a person convicted of any offense। किसी भी व्यक्ति को जिसे दंड दिया गया है, अगर उसे मौत का दंड दिया गया है तो उसे उसका दंड को माफ कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है। ये सारी की सारी न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के साथ पास होती हैं। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति को फांसी देने वाली होती है तो वो दया याचिका लगाता है कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और प्रणब मुखर्जी एक ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने सबसे ज्यादा दया याचिका खत्म किए, खारिज किए हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई है। लास्ट जो फांसी दी गई है वो आपको पता है, दिल्ली में केस हुआ था, रेप का केस हुआ था। उनके जो 5 आरोपी थे, है ना, जो कन्विक्ट कर दिए गए थे, उन लोगों को मुख्य रूप से फांसी दी गई थी। उसमें भी उनकी दया याचिका खारिज हो गई थी। ठीक है,
ओके, इन केस वेयर पनिशमेंट इज मेड बाय द कोर्ट मार्शल, इन केस व्हेन द ऑफेंस इज अगेंस्ट द यूनियन लॉ। तो इन दोनों ही केस में वो जो है ग्रांट कर सकता है, पार्डन कर सकता है, किसी चीज को वो खारिज कर सकता है। ठीक है भाई, आगे चले। द मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर क्या है? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि वो जितनी भी, चाहे वो थल से ना हो, जल से ना हो, वायु से ना हो, तो चीफ ऑफ डिफेंस बना दिए गए, सीडीएस बना दिए गए बिपिन रावत को। तो इन सभी का जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति ही है। Hence appoint the chief of army, navy and the air force of India। इसके साथ साथ में नई पोस्ट भी आ गई, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इन तीनों का ये जो मेन लीडर है वो यही हो जाएंगे, सीडीएस। बिपिन रावत बने हैं ये, इनको भी कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। ही कैन डिक्लेयर अ वॉर ऑन और कंक्लूड द पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वो किसी भी वॉर को छेड़ सकते हैं, युद्ध को छेड़ सकते हैं और पीस में भी साइन कर सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी पावर, इसे कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, आपातकालीन शक्तियों से पूछे गए हैं। अब देखिए आपातकालीन शक्तियां को मतलब क्या है? आपातकालीन शक्तियों का मतलब है कि 3 टाइम ऐसा होता है जब राष्ट्रपति एक अध्यादेश लाके आपातकाल इमरजेंसी लगा देता है। ये इमरजेंसी क्या है? इसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। कहीं पर दंगे हो गए हैं, देश में इंटरनल विद्रोह का दंगा हो गया है, कहीं पर युद्ध हो गया है, किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध हो गया है, ऐसे केसेस में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, लेकिन अपने मन से नहीं लगाता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के कहने पर और सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है। ये 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी और 1975 में लगी थी। ये तो दोनों बार युद्ध हुआ है और ये इंदिरा गांधी ने लगा दी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण इमरजेंसी कब लगाई गई है, तो लगाई गई है 1975 में, और आर्टिकल कौन सा है? 352। दूसरा स्टेट इमरजेंसी, ये तो मुझे लगता है कि हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं लगा दी जाती है। इसे कहते हैं राज्य का आपातकाल। जब राज्य में कानून शक्ति नहीं बचती है, या राज्य में कोई स्थायी सरकार नहीं बचती है, या फिर राज्य में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर कानून नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहां पर राज्य का आपातकाल लगा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल, ये आर्टिकल 360 है, ये भी अभी तक नहीं लगाया गया है कभी भी। तो आर्टिकल केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाया गया है, बाकी के दोनों लगा दिए गए हैं। 1992 के दौरान में इसको लगाने की बात हो रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह संकट मोचन की तरह आते हैं और इसको बचा लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, तीनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति के बारे में डिटेल्ड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा राष्ट्रपति से नहीं पूछा जा सकता। मैंने बहुत ही चीजें डीपली आपको बताई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके की चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो ये पूरा सेशन आपको अच्छे से पढ़ लेने, नोट्स बना लेने, जो जहां जहां पे मैंने आर्टिकल लिखे उन आर्टिकल को जरूर याद रखना। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप ये सेशन बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ चीजें मिस हो गई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू और बाय बाय, देखते रहिए और बने रहिए लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे पर। थैंक यू ऑल।